नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक सुनसान भूतिया इमारत में फंसे इंसान के बारे में है, जिसको अजीब आवाज़ें और डरावने अनुभव सताते हैं, जो उसे उसके अतीत और सबसे गहरी यादों का सामना करवाते हैं। डर और फुसफुसाहटों के बीच अपनी हिम्मत और यादों को अपनाकर वो जिंदा बाहर निकलता है, अपने डर पर काबू पाकर आज़ादी हासिल करता है। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, मेरी जुबानी। मैं कभी डरपोक इंसान नहीं था, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। शहर से दूर एक पुरानी सी जगह पर मेरा तबादला हुआ था। नौकरी नहीं थी, जगह अनजान और लोग कुछ ज्यादा ही चुप। जिस कमरे में मैं रहने वाला था, उसे देखकर ही मन थोड़ा अजीब हो गया था। कमरा साफ था, पर खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी थी। रात का वक्त था। मैंने बैग रखा, लाइट जलाई और चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर नमी के दाग, छत पर हल्की दरारें और एक कोना ऐसा जहां रोशनी ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही थी। मैंने खुद से कहा, थकान है बस। पर तभी टक टक टक। मैं चौंक गया। दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार मेरे पीछे से। मैंने धीरे धीरे पलट कर देखा। खिड़की बंद थी, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। कोई है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं। मैंने खुद को समझाया और बिस्तर पर बैठ गया। पर जैसे ही मैंने आंखें बंद कीं, मत सोना। ये आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। मैं उछलकर खड़ा हो गया। कमरा वैसा ही था, पर अब हवा ठंडी हो चुकी थी। मेरी सांसें तेज थीं। मैंने मोबाइल देखा। रात के 2:17। और तभी बिस्तर के नीचे से कुछ घसीटने की आवाज आई। मेरे पैर सुन्न हो गए। मैं झुका नहीं, हिम्मत नहीं हुई, पर आवाज साफ थी, जैसे कोई वहां काफी समय से था। मैंने पीछे हटते हुए दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। कॉरिडोर में लाइट जल रही थी, पर वहां भी अजीब सन्नाटा था। तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप चरर खुल गया। अंधेरे में मुझे लगा जैसे किसी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा हो। मैं वहीं जम गया और उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये जगह खाली नहीं है और वो मुझे देख चुके हैं। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। सामने वाला दरवाजा आधा खुला था और उसके अंदर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि जैसे रोशनी भी वहां जाने से डरती हो। मेरे पैर पीछे हटना चाहते थे, मगर आंखें आंखें उस अंधेरे से हट ही नहीं पा रही थीं। मैंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद कोई रहने वाला होगा या हवा से दरवाजा खुल गया होगा। पर अगले ही पल टक टक टक। इस बार आवाज सामने वाले कमरे से आ रही थी। कोई उंगलियों से दरवाजे के फ्रेम पर थपथपा रहा था। मेरी रूह कांप गई। कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक धीमी खुरदुरी आवाज, तो देर से आया है। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी, मगर उसमें इंसानी गर्माहट नहीं थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भागना चाहा, पर जैसे ही कदम बढ़ाया, लाइट बुझ गई। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी और वो धीमी हंसी जो चारों तरफ से गूंज रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे दीवारें पास आ रही हों। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। रोशनी सामने वाले कमरे के अंदर पड़ी और जो मैंने देखा वो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर आंखें आंखें सीधी मेरी तरफ थीं। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो यहीं रहेगा, वो बोला। उसकी आवाज अब मेरे कानों के अंदर गूंज रही थी, बाहर नहीं। ये कमरा अब तेरा है। अचानक कुर्सी अपने आप घूमी। अब उसका चेहरा दिख रहा था। सूखी चमड़ी, धसी आंखें
और मुंह ऐसा जैसे कभी चीखा हो बहुत देर तक। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नहीं। और तभी धड़ाम, मेरे पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं फंस चुका था। वो खड़ा हुआ। उसके पैरों की आवाज जमीन पर नहीं थी, जैसे वो चल नहीं रहा, फिसल रहा हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो मेरे पास आ रहा था। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। तू भी हम जैसा बनेगा, उसने कहा। और तभी धप, मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। मैं चीख पड़ा और झटके से मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सामने वाला कमरा अब खाली था। कुर्सी भी नहीं। कॉरिडोर की लाइट अचानक जल गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ। कुछ देर बाद एक चौकीदार उधर से आया। उसने मुझे देखा और रुक गया। साहब, आप इस फ्लोर पर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। ये कमरा, इसमें कौन रहता है? मैंने उंगली से सामने वाले कमरे की ओर इशारा किया। चौकीदार का चेहरा सफेद पड़ गया। कोई नहीं साहब, वो फुसफुसाया। इस कमरे में पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता। मेरी रगों में खून जम गया। क्यों? मैंने पूछा। वो मेरे कान के पास झुका और बोला, जो भी यहां रहता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। मैंने उस रात वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे नहीं पता था, ये बस शुरुआत थी। वो मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। और सबसे डरावनी बात, अब मुझे भी कभी कभी आवाजें सुनाई देने लगी थीं, बिल्कुल उनकी तरह। उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। जिस कमरे से मैं भागा था, उसकी तस्वीरें बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थीं। वो कुर्सी, वो आंखें और वो आवाज, तू भी हम जैसा बनेगा। सुबह होने तक मैं बुरी तरह थक चुका था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर कमरे की ठंडक अब भी वैसी ही थी, जैसे रात कभी गई ही नहीं। मैंने फैसला किया, अब सच जानना ही पड़ेगा। नहाकर तैयार होकर मैं नीचे रिसेप्शन की तरफ गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद बाल, झुकी हुई पीठ और आंखों में अजीब सी उदासी। यहां के बारे में कुछ पूछना था, मैंने धीरे से कहा। वो आदमी मेरी तरफ देखने से पहले ही बोला, आप उसी फ्लोर पर रहते हो ना? मेरे दिल ने जोर से धड़कना छोड़ दिया। हाँ, मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली। तो फिर देर हो चुकी है। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गया। मुझे सब बताइए, जो भी है। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर बोला, करीब 25 साल पहले इस इमारत में एक आदमी रहता था। नाम था शेखर। नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कल रात का चेहरा घूम गया। सूखी चमड़ी, धसी आंखें। वो बहुत शांत आदमी था। बूढ़ा आगे बोला, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। बस रात को अजीब आवाजें आती थीं उसके कमरे से। कैसी आवाजें? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। रोने की और कभी कभी हंसने की। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन, उसने कहा, पूरी इमारत में बदबू फैल गई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो देखा उसे कोई नहीं भूल पाया। मेरे होंठ सूख चुके थे। क्या? वो कुर्सी पर बैठा था। उसकी आवाज कांप गई, ठीक वैसे ही जैसे तुम बता रहे हो, पर उसकी आंखें नहीं थीं। मैंने कुर्सी की पकड़ कस ली। कहा गया कि उसने आत्महत्या की, वो बोला, मगर असलियत ये थी कि वो पागल हो चुका था, क्योंकि वो भी आवाजें सुनता था। मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंज गई, मत सोना। मैंने सिर पकड़ लिया। उसके बाद बूढ़ा बोला, जो भी उस कमरे में गया कुछ महीनों में बदलने लगा। नींद नहीं आती, आईने में अजीब चीजें दिखती, और अंत में वो भी वहीं कुर्सी पर बैठा मिला। और अब? मैंने मुश्किल से पूछा। उसने मेरी तरफ दिखा। अब बारी तुम्हारी है। मैं अचानक खड़ा हो गया। नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराया। कोशिश कर लो। मैं ऊपर लौट आया।
कमरे में कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कुछ बदल चुका है। दीवार पर जहां पहले सिर्फ नमी थी, अब नाखूनों के निशान थे। आईने के सामने खड़ा हुआ, अपना चेहरा देखा। एक पल के लिए आईने में मेरा अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं नहीं। मैं पीछे हट गया। ये मेरा दिमाग है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी आईने के अंदर से आवाज आई, अब तो सुन सकता है। मैंने शीशे पर हाथ मारा, आईना चटक गया और उसी दरार के बीच मुझे कई चेहरे दिखे, सैकड़ों। सबकी आंखें मेरी तरफ थीं। मैं चीख पड़ा और पीछे गिर गया। कमरा फिर सामान्य हो गया। आईना ठीक था, दीवारें वैसी ही, पर मेरे कानों में अब भी वो फुसफुसाहट थी। और सबसे डरावनी बात, अब मुझे समझ आ गया था कि ये जगह सिर्फ मारती नहीं है, ये पहले इंसान को अपने जैसा बनाती है। मैं जिंदा था, लेकिन कब तक? ये सवाल अब हर सांस के साथ मेरे अंदर गूंज रहा था। मैंने उसी पल तय कर लिया था, मुझे यहां से निकलना ही होगा। आईना, दीवारें, वो आवाजें, ये सब अब मेरे दिमाग का खेल नहीं लग रहा था। ये जगह सच में जिंदा थी। मैंने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया। कपड़े हाथ कांपते हुए बैग में जा रहे थे। जैसे ही मैंने जिप बंद की, टक, कमरे के कोने से आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वो अंधेरा कोना अब पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था। मैं जा रहा हूं, मैंने जोर से कहा, जैसे किसी को समझा रहा हूं। कुछ पल की खामोशी, फिर एक जानी पहचानी आवाज, कोई भी ऐसे नहीं जाता। मेरा गला सूख गया। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। कॉरिडोर में इस बार एक और आदमी खड़ा था, लगभग मेरी ही उम्र का। आंखों के नीचे काले घेरे, बाल बिखरे हुए। तुम भी सुनते हो ना? उसने बिना भूमिका के पूछा। मैं सन्न रह गया। क्या? आवाजें, वो फुसफुसाया। रात को। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी चुप्पी ही उसका जवाब थी। मेरा नाम रोहित है, उसने कहा। मैं यहां पिछले 3 महीने से हूं। 3 महीने? और वो अब तक जिंदा था? चलो, मैंने कहा, हम दोनों यहां से निकलते हैं। उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी। हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था जैसे दीवारें हमें देख रही हों। सीढ़ियों पर पहुंचते ही मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंज उठीं। रुको, मत जाओ, यहीं रहो। मैंने कान ढक लिए। रोहित भी कांप रहा था। नहीं, सुनो, मैंने कहा, बस चलते रहो। हम नीचे पहुंचे ही थे कि अचानक रोहित रुक गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो खाली आंखों से सामने देख रहा था। वो मुझे बुला रहे हैं, उसने धीमे से कहा। कौन? मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने मेरी तरफ देखा और उस नजर में कुछ था जो इंसानी नहीं था, जो पहले थे। वो बोला, वो कह रहे हैं मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैंने उसका हाथ खींचा, चलो, पर उसने मेरी पकड़ छोड़ दी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। रोहित! मैं चिल्लाया। वो रुका नहीं। हर कदम के साथ उसकी चाल बदलती जा रही थी। पीठ झुकने लगी, गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी हो गई। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही वो रुका, धीरे से पलटा और मुस्कुराया। वही मुस्कान जो मैंने आईने में देखी थी। अब मेरी बारी नहीं है, उसने कहा, अब तेरी है। अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। मैं वहीं खड़ा कांपता रहा। सीढ़ियों में फिर सन्नाटा भर गया। कुछ देर बाद नीचे से चौकीदार की आवाज आई। एक और, वो बुदबुदाया। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, एक और चला गया। मैं समझ गया, रोहित अब जिंदा नहीं था, कम से कम इंसान तो नहीं। मैं वापस अपने कमरे में लौटा। बैग वहीं रखा रह गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मुझे एहसास हुआ अब ये जगह मुझे जाने नहीं देगी। बिस्तर पर बैठते ही मेरे कानों में फुसफुसाहट आई, तू बच सकता है। मैं चौंक गया। कैसे? पहली बार आवाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तू हमारी तरह बन जाए। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जानता था अब लड़ाई सिर्फ बाहर निकलने की नहीं है, अब लड़ाई है
खुद को बचाने की, और ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उस रात में सोया नहीं, या शायद सोया था लेकिन नींद मेरी नहीं थी। बिस्तर पर लेटा हुआ मैं छत को घूर रहा था। छत पर बनी दरारें अब मुझे किसी नक्शे जैसी लग रही थीं, जैसे कोई रास्ता दिखा रही हूं। हर कुछ मिनट में वो फुसफुसाहट लौट आती, तू अलग है, तू सुन सकता है। मैंने दांत भींच लिए। चुप रहो, मैंने बुदबुदाया, लेकिन आवाज हंस पड़ी। हम चुप नहीं रहते। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन दिखना बंद हो गया था। और तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। सांस बहुत पास से आ रही थी। मैं हिला नहीं। अगर मैंने आंखें खोलीं तो शायद कुछ ऐसा देख लेता जिसे दिमाग सह नहीं पाता। तुम मरना नहीं चाहता। वो आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास थी। इसलिए हम तुझसे बात कर रहे हैं। तुम चाहते क्या हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कुछ पल की खामोशी, फिर जवाब आया, सच। लाइट अचानक जल गई। मैं हाँप रहा था। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर के पास फर्श पर एक चीज रखी थी, एक पुरानी डायरी। मैंने उसे उठाया। कवर पर धूल जमी थी और अंदर पहले पन्ने पर कांपती लिखावट में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो आवाजें तुम्हें भी मिल चुकी हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। डायरी शिखर की थी। मैंने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर डर, पागलपन और टूटते इंसान की निशानियां थीं। एक जगह लिखा था, ये जगह आत्माएं नहीं मारती, ये यादें खाती है, डर, पछतावा और अकेलापन। मैं पढ़ता गया। जो टूट चुका होता है उसे ये जगह जल्दी अपना बना लेती है। मुझे अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। क्या मैं भी? आगे लिखा था, बचने का एक ही तरीका है, आवाजों को दबाना नहीं, उन्हें सुनकर भी खुद को खोने न देना। मेरे माथे पर पसीना आ गया। कैसे? मैंने खुद से पूछा। अगला पन्ना खाली था, लेकिन आखिरी पेज पर खून से लिखा एक वाक्य था, अगर तुमने अपनी सबसे बड़ी याद उन्हें दे दी तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। मेरी सांस अटक गई। सबसे बड़ी याद? मतलब वो चीज जो मुझे इंसान बनाती है। मेरे अंदर अजीब सी खलबली मच गई। मैंने डायरी बंद कर दी। उसी पल आईने में कुछ हिला। मैंने नजर उठाई। आईने में मैं था, लेकिन मेरी आंखों में डर नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था। तू समझ गया है, आईने वाला मैं बोला। अब बस चुनना है। अगर याद दे दी तो? मैंने पूछा। आईने में मौजूद अक्स धीरे धीरे धुंधला होने लगा। तू जिंदा रहेगा, वो बोला, पर पूरा नहीं। आईना फिर सामान्य हो गया। मैं बिस्तर पर बैठ गया। डायरी मेरे हाथ में कांप रही थी। मुझे एहसास हो गया था, ये जगह मुझसे जान नहीं मांग रही, ये मुझसे मैं मांग रही है। और सबसे डरावनी बात, अब आवाजें पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे वे जानती हूं कि मैं सोच रहा हूं झुकने के बारे में। डायरी बंद होने के बाद भी मेरे हाथ कांपते रहे। कमरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ये वही शांति थी जो तूफान से पहले आती है। मैं बिस्तर के किनारे बैठा रहा। आवाजें अब फुसफुसाहट नहीं थीं, वो मेरे विचारों में बदल चुकी थीं। याद, बस एक याद। मैंने आंखें बंद कीं, और तभी कमरा बदल गया। दीवारें घुलने लगीं, फर्श गायब हो गया। मैं अब अपने कमरे में नहीं था। मैं एक छोटे से घर के सामने खड़ा था। कच्ची दीवारें, टूटा हुआ गेट और आंगन में लगा एक नीम का पेड़। मेरा दिल बैठ गया। ये घर मेरा पुराना घर था। मैंने आगे कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ सीने में दबा हुआ बोझ और भारी होता गया। दरवाज़ा खुला था। अंदर से बर्तनों की आवाज आ रही थी। आ गया तू, एक जानी पहचानी आवाज आई। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने अंदर देखा, वो वहां खड़ी थीं। साड़ी का पल्लू सिर पर, चेहरे पर थकान और आंखों में वही पुरानी ममता। मां। मेरी सांस टूटने लगी। खड़ा क्या है? वो मुस्कुराई। खाना गरम है। मैं आगे बढ़ा, पर मेरे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ये याद थी, जिंदा नहीं। मां चूल्हे के पास बैठी थी।
खाना बनाते हुए बार बार खांस रही थी। डॉक्टर के पास चलेंगे ना? वो बोली। मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे तब भी नहीं कहा था। कमरा और धुंधला हो गया। अब दृश्य बदल रहा था। मैं खुद को स्टेशन पर खड़ा देख रहा था, एक छोटा सा बैग और आंखों में बड़े सपने। पीछे से मां की आवाज आई, जल्दी लौट आना। मैंने मुड़ा। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थीं, भीड़ के बीच अकेली। ट्रेन चली। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आवाजें अब तेज हो गई थीं। यही है तेरी सबसे बड़ी याद। दृश्य फिर बदला। मैं खुद को एक अस्पताल के बाहर खड़ा देख रहा था। रात का वक्त था। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। एक आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब नहीं रहीं, उसने कहा। मेरे पैर लड़खड़ा गए। मैं अंदर भागा। बिस्तर पर मां लेटी थीं, शांत, बहुत ज्यादा शांत। मैंने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा। मैं आ गया हूं, मैं रोते हुए बोला। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सुन नहीं सकती थी। मेरी चीख गूंज गई और तभी सब कुछ गायब हो गया। मैं फिर उसी कमरे में था। मेरी आंखें भीगी हुई थीं, सांस टूटी हुई। आईने में देखा, वहां मैं नहीं था, मां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। तू गया क्यों? उसने पूछा। मेरे घुटने जवाब दे गए, मुझे माफ कर दो। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। आईने में मौजूद मां धीरे धीरे मुस्कुराईं, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। यही याद चाहिए हमें, आवाजें एक साथ बोलीं। इसे दे दे और तू आजाद। मैं समझ गया, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मेरा पछतावा, मेरा दर्द। अगर ये याद चली गई तो मैं जिंदा रहूंगा, पर क्या मैं मां की याद के बिना मैं रह पाऊंगा? कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। चुन ले, वक्त कम है। मेरे हाथ में डायरी अपने आप खुल गई। खाली पन्ने पर अब शब्द उभर रहे थे, याद दो या यहीं रहो। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये जगह मुझसे मार नहीं रही थी, ये मुझसे मेरी इंसानियत मांग रही थी। और मैं समझ गया था, अगला फैसला मेरी जिंदगी बदल देगा। कमरे में हवा घूमने लगी थी। पर्दे ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कोई अदृश्य तूफान अंदर घुसाया हो। डायरी मेरे हाथ में खुली थी और पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। याद दो या यहीं रहो। आवाजें अब आदेश नहीं थी, अब वो सौदेबाजी कर रही थीं। मैंने आंखें बंद की। मां का चेहरा फिर सामने आया। वही थकी हुई मुस्कान, वही इंतजार करती आंखें। अगर मैं ये याद दे दूं तो दर्द खत्म हो जाएगा, पछतावा नहीं रहेगा, रातों की नींद लौट आएगी। पर फिर मुझे एहसास हुआ, अगर दर्द नहीं रहेगा तो प्यार भी नहीं रहेगा। मैंने डायरी जोर से बंद कर दी। नहीं, मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं ये याद नहीं दूंगा। कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में दीवारों से चीखें उठने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल पड़े हों। तू समझ नहीं रहा, ये बोझ तुझे तोड़ देगा। मैंने दांत भींच लिए। तो टूट जाऊंगा, मैं बोला, लेकिन खुद को नहीं बेचूंगा। जमीन हिलने लगी, अलमारी अपने आप गिर गई, आईना जोर से टूटकर फर्श पर बिखर गया। हर टूटे टुकड़े में मुझे अलग अलग चेहरे दिख रहे थे, रोहित, शेखर और न जाने कितने। सब एक साथ मुझे देख रहे थे। तू गलत कर रहा है, शेखर की आवाज गूंजी। हम सब ने यही किया था। और देखो क्या बने, मैं चीख पड़ा। मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। एक जोरदार झटका लगा, छत से धूल झरने लगी। तभी कमरे के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी, काली, धुंधली, मानव जैसी पर पूरी नहीं। वो इस जगह का असली चेहरा था। तो तू लड़ना चाहता है? वो गहरी आवाज में बोला। मैं डर रहा था, बहुत डर रहा था, लेकिन भागने की जगह मैं आगे बढ़ा। तुम मुझे मार सकते हो, मैंने कहा, पर मेरी यादें नहीं ले सकते। आकृति हंसी, हंसी इतनी भारी थी कि मेरे कानों से खून निकल आया। यादें ही तो हमें ताकत देती हैं, वो बोला। अगर तू नहीं देगा तो हम खुद लेंगे। अचानक मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मां की आवाज, रोहित की चीख, सब एक साथ।
मैं जमीन पर गिर पड़ा और तभी मुझे कुछ समझ आया। डायरी। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली और जोर से पढ़ा। आवाजों को सुनकर भी खुद को खोने मत देना। मैं उठ खड़ा हुआ। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, मैं बोला, क्योंकि मैं भाग नहीं रहा। कमरा अचानक शांत हो गया। आकृति ठिठक गई। पहली बार उसे भी हिचक महसूस हुई। दीवारों पर उभरे चेहरे एक एक करके गायब होने लगे। इमारत की नींव में कुछ दरकने की आवाज आई। मुझे समझ आ गया, ये जगह डर से नहीं, स्वीकार करने से हारती है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही आकृति पीछे हटी, मुझे महसूस हुआ पूरी इमारत जाग चुकी थी और अगला वार सबसे भयानक होने वाला था। शांति, बहुत डरावनी शांति। कुछ सेकंड पहले तक जहां चीखें थीं, अब वहां सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी। लेकिन ये शांति राहत नहीं थी। ये उस शिकारी की तरह थी जो हमला करने से पहले पूरी तरह स्थिर हो जाता है। फर्श के नीचे से कटक कटक जैसी आवाज आने लगी। मैंने नीचे देखा। टाइल्स के बीच दरारें बन रही थीं, जैसे जमीन अंदर से खुलना चाहती हो। अचानक दीवारों पर नाखूनों के निशान उभर आए, ताजा, खून से भरे। और तभी पूरी इमारत एक साथ कराह उठी। ये किसी मशीन की आवाज नहीं थी, ये दर्द में कराहते किसी जिंदा जिस्म की आवाज थी। तूने हमें भूखा छोड़ दिया। हर तरफ से आवाजें आईं। अब हम तुझे निगलेंगे। मेरे पैर अपने आप पीछे हटे, लेकिन पीछे अब कोई दरवाजा नहीं था। वहां सिर्फ एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जो पहले कभी था ही नहीं। मैंने भागना शुरू किया। हर कदम के साथ गलियारा लंबा होता जा रहा था। दीवारें सांस ले रही थीं, छत नीचे झुक रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं इमारत के पेट के अंदर दौड़ रहा हूं। अचानक जमीन खिसकी। मैं संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। तेज दर्द, मेरी टांग से खून बह रहा था। मैंने ऊपर देखा। गलियारे के आखिर में वो आकृति खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां थीं, अधूरी, टूटी हुई और पहचान से बाहर। उनमें रोहित था, शेखर था और कई ऐसे चेहरे जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन महसूस किया। अब भाग क्यों रहा है? आकृति बोली। तू तो लड़ना चाहता था। मैंने जमीन पर हाथ टेकते हुए खुद को खड़ा किया। लड़ रहा हूं, मैं हांफते हुए बोला, भाग नहीं रहा। पर सच ये था, मेरी ताकत खत्म हो रही थी। परछाइयां मेरी तरफ बढ़ने लगीं। उनके हाथ लंबे, ठंडे और भूखे थे। एक ने मेरी बाह पकड़ ली। मेरे अंदर एक झटका सा लगा। उस पल मेरी सारी यादें एक साथ चमक उठीं। मां की मुस्कान, रोहित की आखिरी नजर, मेरा पहला डर, मेरी पहली हिम्मत। मैं चीख पड़ा, ये मेरी है। आकृति हंसी। अब नहीं। पर तभी कुछ अजीब हुआ। जिस परछाई ने मेरी बाह पकड़ी थी, वो कांपने लगी। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। छोड़ो, ये अलग है, वो फुसफुसाई। ये अलग है। बाकी परछाइयां एक पल को रुक गईं। मैं समझ गया, ये जगह उन लोगों को पकड़ सकती थी जो टूट चुके थे, लेकिन जो अपने दर्द को स्वीकार कर चुका हो, उसे नहीं। मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ खींचा। परछाई चीखते हुए पीछे हट गई। आकृति पहली बार पीछे हटी। असंभव। उसकी आवाज में डर था। लेकिन तभी पूरी इमारत कांप उठी। छत से मोटी दरारें पड़ने लगीं। जोर का धमाका हुआ। एक बीम टूटकर सीधे मेरी तरफ गिरी। मेरे पास भागने का समय नहीं था। मैंने आंखें बंद कर लीं। एक तेज झटका और फिर अंधेरा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा। जब आंखें खुलीं तो सब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। मैं फर्श पर पड़ा था, सिर भारी था, पूरी देह दर्द से भरी, लेकिन मैं जिंदा था। ऊपर देखा, छत अब भी थी, दीवारें स्थिर थीं, इमारत जैसे सो गई हो। लेकिन मुझे पता था, ये अंत नहीं है, ये आखिरी सांस लेने से पहले की खामोशी है। क्योंकि अब इमारत मुझे तोड़ना नहीं चाहती थी, अब वो मुझे अपने अंदर
हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी। होश में आते ही सबसे पहले मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दी, भारी, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। मैं धीरे धीरे उठा। टांग में दर्द था, सिर घूम रहा था, पर मैं खड़ा हो सका। इमारत शांत थी, इतनी शांत कि डर लगने लगा। कॉरिडोर में लाइटें जल रही थीं, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। टक, आवाज गूंजी। मेरे पैरों के नीचे फर्श पर एक निशान उभरा, जैसे किसी ने अंदर से ठप्पा लगाया हो। फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर निशान मुझे एक ही दिशा में ले जा रहा था, सीढ़ियों की तरफ। मेरा दिल समझ गया, ये बुलावा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरा जहां से सब शुरू हुआ था वो अब दूर था, या शायद मुझसे दूर किया जा रहा था। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। हर मंजिल के साथ हवा और भारी होती गई। मेरे कानों में धीमी धीमी आवाजें लौटने लगीं। आजा, बस एक कदम और। ग्राउंड फ्लोर, लेकिन दरवाजा नहीं, उसकी जगह एक नया रास्ता था। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुईं। बेसमेंट। मैं कभी बेसमेंट में नहीं गया था, किसी ने नहीं बताया था कि यहां ऐसा कुछ है। मैं रुका, पहली बार, डर से नहीं, समझ से। अगर मैं गया, मैंने खुद से कहा, तो ये आखिरी बार होगा। आवाजें जवाब में मुस्कुराईं। मैं नीचे उतरा। हर सीढ़ी के साथ हवा ठंडी होती गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभरने लगीं, लोगों की, सबके चेहरे एक जैसे डर से भरे हुए। और फिर मैंने खुद को देखा, एक तस्वीर में। मेरा चेहरा थका हुआ, आंखों में आवाजों की झलक। मेरे सीने में कुछ टूट गया। मैं अभी जिंदा हूं, मैंने जोर से कहा। तस्वीर चटक गई। सीढ़ियां खत्म हुईं। सामने एक बड़ा सा हॉल था, गोल। बीचों बीच वही पुरानी कुर्सी, लकड़ी की, टूटी हुई, लेकिन अब भी इंतजार करती हुई। और कुर्सी के पीछे वो आकृति अब साफ दिख रही थी। कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, बस इमारत की आत्मा। आखिरकार वो बोली, तू आ ही गया। मैंने चारों तरफ देखा। हॉल की दीवारों में चेहरे जड़े हुए थे, सब वही जो पहले यहां फंसे थे। उनकी आंखें मुझसे उम्मीद नहीं, डर मांग रही थीं। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। आकृति ने कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठ जा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अगर बैठ गया तो? मैंने पूछा। तो तू आजाद होगा, आवाज आई। दर्द से, आवाजों से, सबसे। मुझे समझ आ गया, ये आखिरी चाल है। कुर्सी मौत नहीं है, कुर्सी समर्पण है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। और ये सब? मैंने दीवारों की ओर इशारा किया। ये लोग? आकृति चुप रही। पहली बार। मैंने जवाब समझ लिया। मैं कुर्सी तक पहुंचा, लकड़ी पर हाथ रखा। ठंडी थी, पर मैंने बैठा नहीं। मैं पलटा और आकृति की तरफ देखा। अगर आज़ादी की कीमत खुद को खोना है, मैं बोला, तो मैं कैद रहना पसंद करूंगा। हॉल कांप उठा। चेहरे एक साथ चीख पड़े। आकृति पीछे हट गई। तू समझ नहीं रहा, वो गरजी। ये जगह तेरे बिना अधूरी है। मैं मुस्कुराया, पहली बार डर के बिना। नहीं, मैंने कहा, ये जगह मेरे बिना खत्म हो जाएगी। मेरे शब्दों के साथ डायरी अपने आप मेरे हाथ में आ गई। उसका आखिरी पन्ना खुला और उस पर एक ही लाइन उभरी, जो डर से भागे वो फंसता है, जो डर को देख ले वो निकल जाता है। हॉल की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। आकृति चीख रही थी और मुझे पता था, अगला पल सब कुछ बदलने वाला था। हॉल में सब कुछ हिल रहा था, चेहरे चीख रहे थे, दीवारें खुद को मोड़ रही थीं, लेकिन मेरे अंदर अब डर नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, स्पष्टता। मैंने डायरी अपने हाथ में कस लिया। पन्नों में लिखा था, जो डर को देख ले वो निकल जाता है। मैंने आंखें बंद कीं और यादों की सबसे गहरी जगह में उतर गया। माँ की मुस्कान, रोहित की आखिरी नज़र और वो हर पल जो मुझे इंसान बनाती थी। अब मैंने डर को गले लगा लिया। असली डर नहीं था, वो केवल आवाजें थीं जो मुझे खुद को खोने के लिए उकसा रही थीं। मैंने एक कदम बढ़ाया, कुर्सी की ओर। आकृति हंसी। तो तू फिर भी बैठना नहीं चाहता? उसकी आवाज गूंजी। मैंने सिर हिलाया। मैं नहीं बैठूंगा, मैं भाग रहा हूं, अपने डर से, अपने अतीत से, लेकिन खुद को खोए बिना। आकृति ने चीख मारी। हॉल की सारी दीवारें टूटीं, चेहरे धुएं में बदल गए, और उसी क्षण एक तेज रोशनी और ठंडी हवा का झोंका। मैं महसूस कर रहा था जैसे पूरी इमारत मेरी ताकत के सामने झुकी हो। सैकड़ों हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे, पर अब वे मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं दौड़ा, सीढ़ियां चढ़ीं,
हर मंजिल, हर कोना मुझसे पीछे हट रहा था। आखिरकार मैं बाहर आया। रात का अंधेरा था। सर्द हवा ने मेरी आंखों में आंसू उड़ा दिए। लेकिन मैं जिंदा था। सिर्फ जिंदा ही नहीं, मैं पूरी तरह खुद के साथ वापस आया था। पीछे मुड़कर देखा, वो इमारत जैसे अब सिर्फ एक खाली पुरानी इमारत थी। कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं। मैंने गहरी सांस ली। सच्चाई समझ आई। डर और यादें हमेशा हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हिम्मत और समझदारी ही हमें उन्हें बिना खोए जीने का मौका देती हैं। मैंने धीरे से मुस्कुराया। अब मैं सच में अंदर की आवाज़ों से आज़ाद था। रात के अंधेरे में मैंने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए। इमारत के पीछे वो सन्नाटा था जो अब मेरी जीत का हिस्सा बन गया था। और पहली बार किसी भी डर के बिना मैंने कहा, मैं जिंदा हूं और अब हमेशा रहूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।